सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हमारे सभी श्रोताओं को और बिटिया तुम्हें भी ढेर सारा प्यार और नमस्कार, नमस्ते। क्या हाल चाल है? हाल चाल बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आज कुछ खास दिन भी है। देखो, खास दिन तो मतलब जो घोषित है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जब हम मुलाकात करते हैं तब और भी खास हो जाता है दिन। बिल्कुल। और हमारे बहुत सारे साथी जो है ना, कार्यक्रम सुन रहे हैं, कुछ संदेश भेज पा रहे हैं, कुछ ने लिखा भाई हम बहुत व्यस्त हैं लेकिन संदेश नहीं भेज पा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, आप जुड़ गए बस यही बहुत है। और बहुत सारे तो फेसबुक पर नहीं जुड़ पाते हैं, उन्हें भी हमारा नमस्कार, नमस्ते, ढेर सारा प्यार। क्योंकि ये तो बहुत कम संख्या है, मुट्ठी भर लोग हैं जो संदेश लिखते हैं ना। सुनने वाले बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो घर पर बैठकर सुनते भी हैं। बिल्कुल। तो सभी को ढेर सारा प्यार। और सभी के लिए ये संदेश है कि आज हम कौन कौन सा दिवस मना रहे हैं, पहले वो बता दें। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस है। साथ ही आज हम सखी विशेष में कल्पना दत्त के बारे में जानकारी देंगे सखियों को, श्रोताओं को। और पर्यटन स्थल पर जब जाएं तो क्या सावधानियां रखें, इस पर बात करेंगे। और आज व्यंजन विधियां भी होंगी। और आज बड़ा खास दिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं कारगिल विजय दिवस की। जी, आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 1999 में कारगिल युद्ध में भारत पाक एक दूसरे के सामने था और भारतीय वीर जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे से कारगिल की ऊंची चोटियों को आज़ाद कराया था। इस जंग में कई जवान शहीद हो गए, लेकिन कारगिल युद्ध में विजय भारत के नाम कर गए। भारत के गौरवपूर्ण जीत और भारतीय जवानों की शहादत इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कारगिल की जीत और शहीदों की कुर्बानी की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो ये बात तो है और हम सब उन्हें नमन करते हैं, सभी हमारे साथी भी याद कर रहे हैं। और कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम और बलिदान हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यह दिन है, जिस दिन मां भारती के सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी भारत राष्ट्र की अखंडता, अस्मिता और स्वतंत्रता की रक्षा की। ये भी बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है। ऐसे ही हमारे सभी साथी शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। वाकई ये दिन ही कुछ ऐसा था। कारगिल विजय शौर्य दिवस को मनाते समय प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय जीवन मूल्यों को नई दिशा प्रदान करने एवं देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेनी होगी। वर्तमान समय में परस्पर प्रेम भाव और सामाजिक समरसता के जिस नए युग का हम सूत्रपात करेंगे, वो हमारे राष्ट्रीय जीवन मूल्यों को नई दिशा प्रदान करेगा। हमारी भारतीय परंपरा एवं संस्कृति का मूल मंत्र भी यही है। भारत के वीर सपूतों को कोटिशः प्रणाम मेरा। ये भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। हम सब की ओर से हम सब प्रणाम करते हैं। और सबने अपने अपने ढंग से जैसे बात कही है ना सोनाली बिटिया, तो हर क्षेत्र के जवान गए, सबने देखा कि किस तरीके से लोग आए वीर गति को प्राप्त करने के बाद, शहीद होने के बाद, और किस तरह से पूरा गांव उमड़ पड़ा और हर जगह एक अजीब सी, कहना चाहिए कि एक उत्साह भी था, एक बहुत तकलीफ भी थी। तो बहुत सब मिला जुला होता है। देश की जहाँ तक की बात होती है आज़ादी की, तो एक जज्बा अलग होता है। फिर जब कहीं ऐसे कोई आ जाता है शहीद, तो तकलीफ भी होती है। तो वो याद करके हमारे एक साथी ने अपने क्षेत्र के बारे में लिखा है। कारगिल में शहीद हुए जबलपुर के लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज के माँ बाप और परिवार आखिरी बार भी उनका चेहरा नहीं देख पाए। लेफ्टिनेंट अमित कारगिल सेक्टर में बजरंग चौकी के निकट शहीद हुए थे और वो क्षेत्र पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे में रहा और लेफ्टिनेंट अमित का शव 60 दिनों तक पहाड़ों पर पड़ा रहा। ऐसे जब सेना ने उस क्षेत्र को दुश्मनों से आज़ाद करवाया, तब तक लेफ्टिनेंट अमित के शव की चमड़ी गलने लग गई थी, इसलिए उनका शव ताबूत से बाहर ही नहीं निकाला गया। माँ बाप ने अपने लाडले का मुंह देखे बिना सभी धार्मिक क्रियाएं निपटाई। चिता पर भी सपूत का शव ताबूत सहित ही रखा गया। अंतिम विदाई दी गई। अमित भारद्वाज के पिता रोजाना उसके लिए बनाए समाधि स्थल पर जाते हैं और वहां जाकर अगरबत्ती जलाते हैं। ये बातें सुनकर आंखें नम हो रही है। बिल्कुल
यानी निशब्द हो गए हम कि उन सचमुच उन सैनिकों के जज्बे को हम सलाम करते हैं जो घर परिवार से दूर, ना उत्सव है ना त्योहार है, बस पूरी तरह जी जान से अपने जान की बाजी लगा दी है और सेना सीमा पर डटे रहते हाँ, हैं। और देखो ना ये जो है ये तो बहुत जज्बात वाली बात है। लेकिन ऐसे ही उनके परिवार वालों को भी हम सलाम करते हैं। अभी एक ऐसी देखो इंटरव्यू जब हम देखते हैं, कहीं उनकी बातचीत सुनते हैं, तो ऐसे ही आजकल किसी सरदार जी का था और वो बता रहे थे कि कैसे उनकी किसी और भी युद्ध की बात वो जिक्र कर रहे थे कि हम तो डटते हैं, लेकिन हमारे घर में जो हमारी पत्नी है, माँ है, बहन है, और भी जो परिवार के सदस्य हैं, वो शायद हमसे ज़्यादा बहादुर होते हैं। और वो यही कह रहे थे कि किस तरह से उनकी पत्नी ने, उनका 2 बार ऐसे आया कि वो शहीद हो गए और समाचार में उन्होंने देखा और बताया कि उनकी पत्नी ने तुरंत सब तैयार वैयार होकर बैठ गई कि अभी तो लोग आना शुरू कर देंगे, और अखबार को सबसे पहले उठ के हटाया कि बच्चों को न पता चले। तो मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई, और ऐसे ही एक बार और उन्होंने बताया कि जो लोग आ रहे थे उनके सामने वो डटकर खड़ी थीं कि ये लगे कि हाँ वो भी एक मतलब शहीद की पत्नी है या एक ऐसे साहसी, ऐसे वीर पुरुष की पत्नी है, तो कहीं से ये ना लगे कि ये कहीं कमज़ोर है। तो ये जज्बा जो है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें तो ट्रेनिंग मिलती है, इन्हें तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इनको सिर्फ हम नमन सलाम कर सकते हैं, उनके जज्बे को सलाम कर सकते हैं। और कई परिवार ऐसे हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में जाते हैं, ऐसे कि पिता शहीद हुए तो उनके बच्चे भी फिर ऐसे ही जाते हैं और इसी बात पर जाते हैं, इसी फक्र के साथ जाते हैं कि हमारे पिता शहीद हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, है वतन मेरे
लेकिन अभी हमारे जो है ना जज्बा बनाए रखना पड़ेगा। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि इंदौर के लांस नायक दिलीप सिंह इस युद्ध में बलिदान हो गए थे। आज उनकी पत्नी अपने जीवन साथी को याद करते हुए बता रही हैं, वे जब युद्ध पर जा रहे थे तब हमारे 2 बेटे थे। छोटे बेटे की उम्र तब 1 वर्ष की ही थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है। युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को पीछे हटाने के लिए पाकिस्तान ने बांध का पानी छोड़ दिया था। पानी के बहाव में मेरे पति और अन्य भारतीय सैनिक बह गए। मुझे अपने पति का शव तक नहीं मिला। इस युद्ध में शामिल होने के लिए 9 जुलाई 1999 को गए थे। उन्होंने वहां पहुंचकर मुझे सकुशल पहुंचने की चिट्ठी लिखी थी, लेकिन चिट्ठी पहुंचने से पहले ही उनके वीर गति को प्राप्त होने की दुखद सूचना आ गई थी। इन्होंने भी शत शत नमन लिखा है। सचमुच हम नमन करते हैं। और कारगिल युद्ध में मेरे सागर शहर के 2 सैनिक स्वर्गीय कालीचरण दुबे महज 22 साल और स्वर्गीय हेमंत कटारिया महज 26 साल की उम्र में शहीद हो गए। आज उन दोनों की प्रतिमाएं सागर के चौराहों पर लगी हुई है। तो भाई इन सब शहीदों को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। और बहुत सारी आज देखो दिन भी कुछ ऐसा है कि आज हमारे यहाँ भी सखी विशेष में वीरांगना का ही दिन है। तो हम कल्पना चावला जी के बारे में, कल्पना दत्त के बारे में बात करेंगे। चटगांव जो बहुत प्रसिद्ध है, कल्पना दत्त के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मैनग्रोव्स के बारे में बात करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव संरक्षण दिवस है। और ये वनस्पति है ना जो समुद्र तट या खारे पानी में उगती है ना। और इसे मैंग्रोव वन कहते हैं। समुद्री तट को स्थिर करते हैं। ये तूफानी लहरों, धाराओं से जो है ना समुद्री कटाव को भी कम करते हैं। और मैंग्रोव वन प्रवासी पक्षी, मछलियां और जो अन्य प्रजातियों को आवास और आश्रय प्रदान करने का भी काम करते हैं। और मैंग्रोव वन धरती और समुद्र के बीच प्रतिरोधी यानी बफर का कार्य करते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता लाना भी है। और प्रतिवर्ष 6 नवंबर को 2015 को यूनेस्को के महासम्मेलन में प्रस्ताव पास किया गया। तभी से 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यही लगभग जानकारी हमारी साथी ने भी लिखकर भेजी है कि प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। और ये भी इन्होंने लिखा है कि मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में एक अद्वितीय, विशेष और कमजोर पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जागरूकता बढ़ाने और उनके स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए समाधान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वैसे बुआ जी, मैंग्रोव एकमात्र ऐसा पेड़ है जो खारे पानी में उगते हैं, जो पौधे हैं जो। और हमारे देश में जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। और सुंदरवन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। और इन मैंग्रोव वनों में जो रॉयल बंगाल टाइगर, गैंगेटिक डॉल्फिन और एस्टोरिन मगरमच्छ रहती है। यानी उन जो वनस्पतियों के बीच में जीव जंतु, बहुत सारे जो हैं पशु पक्षी भी उसमें आश्रय लेते हैं। उनका घर है ये। और भितरकनिका ओडिशा में हमारे देश का दूसरा बड़ा मैंग्रोव वन है, जो ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो भाई मैंग्रोव का तो आप समझ गए। और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ज़रूरी है। 2004 में तमिलनाडु के पिचावरम जिले में सुनामी के दौरान किनारे के मैंग्रोव जंगलों ने लहरों की गति और गंभीरता को कम कर दिया था। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, जैसे बफर जगह है ये, यहाँ पर जो है उस तरह से इनकी लहरों की तेजी को कम कर देता है। तो मैंग्रोव का होना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपको भी याद होगा कि 2005 में हमारे मुंबई शहर में आज ही के दिन 26 जुलाई को कितनी बाढ़ आई थी। और मैंग्रोव के कारण शायद वो बाढ़ कम थी। अगर मैंग्रोव ना होते तो वो बाढ़ का जो है बहुत ज़्यादा हानि हो सकती थी। तो हमें बस ये हमारी कोशिश होना चाहिए कि मैंग्रोव वनस्पति का संवर्धन कर सुनामी तूफान से होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। इसलिए इसका संवर्धन और संरक्षण करना ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। तो कम से कम हमें लगता है कि बहुत सारे हमारे साथियों को इसके बारे में जानकारी भी हुई होगी। और बहुत सारे लोग जो समुद्र के किनारे नहीं रहते हैं उन्हें कैसे जानकारी होगी भला। तो ये है ना, हम लोग कभी कभी हम लोग ऐसी बातें भी करते हैं जहां पहुंच नहीं पाते, जहां आपने जिन चीजों को देखा नहीं हम उनके बारे में बात करते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं जो हमें नहीं मालूम होती है ना। ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है, मैंग्रोव एक छोटा सा पेड़ या झाड़ी है जो समुद्र तट के किनारे उगता है। इसकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती हैं। ये अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण जैसे उच्च नमक और कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। इन्होंने भी वही सब लिखा है, हमारे ये पश्चिम बंगाल वाला और ये सब इन्होंने लिखा है। तो
क्या ज़रूरत है इनकी मछलियों के लिए, पंछियों के लिए, ये सारे महत्व को समझते हुए ये दिवस मनाया जाता है और जागरूकता बढ़े इसलिए भी मनाया जाता है दिवस, है ना? और जागरूकता बढ़नी चाहिए क्योंकि ये जो मैंग्रोव की जो जड़ें होती है वो कार्बन ज़्यादा सोख लेती है, तो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमारी बस ये कोशिश होते रहना चाहिए और अब बिल्कुल, और हमारी कोशिश होती रहनी चाहिए कि हम गीत सुनवाते रहें। पपीहेरा बोलता है तो अच्छा बहुत लगता है, लेकिन क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, है ना? ये हमें सोचना पड़ेगा। हरियाली उगाना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाएंगे तभी पपीहरा बोलेगा, फिर हमारे जीवन में खुशबू फैलेगी। बिल्कुल, खुशियां ही खुशियां होंगी और तरह तरह की मीठी मीठी आवाज और ताने इनकी सुनने को मिलेंगी। और जहाँ ये होंगे, जहाँ फूल पौधे होंगे, वहीं पर हमारे पशु पक्षी भी रहते हैं। पेड़ पौधों का होना कितना जरूरी है। और हम तो भाई आज का दिवस जो है खास तौर से हमारे शहीदों के ही नाम है। और ऐसी शहीदों की बात वैसे हमारे बहुत सारे साथी अपने अपने क्षेत्र के बारे में लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि बिहार में हमारे क्षेत्र के भी 18 शहीद हैं और पटना गांधी मैदान के मुख्य चौराहे पर स्मारक 2000 में बनाया गया, और जो कि बिहार और झारखंड के कुल 18 वीर सपूतों का नाम अंकित किया गया है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति अपने कर्तव्य के दौरान 1999 में दी थी। इस अवसर पर
रेजिडेंट के पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें शोक सलामी बिगुल फूंक कर दिया जाता है। इसमें कई गणमान्य व्यक्तियों और शहीद हुए जवानों के परिवार भी शामिल होते हैं, जो नम आंखों से पूरे कार्यक्रम को देखते हैं। तो लगभग ऐसा ही वातावरण हमें लगता है सब जगह है, और इन शहीदों की वजह से ही हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेते हैं, हम आज़ाद होकर रहते हैं, अपनी पसंद के इस कार्यक्रम को सुनते हैं, प्रसारित करते हैं, है ना, और हम बोल पाते हैं। और आज हम सखी विशेष में कल्पना दत्त के बारे में जानकारी देंगे। कल्पना दत्त का जन्म 27 जुलाई 1913 को चटगांव के श्रीपुर में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चटगांव के विद्यालय से प्राप्त की। जब वे मात्र 14 वर्ष की थी तब उन्हें विद्यार्थी सम्मेलन में भाषण देने का मौका मिला। सभी ने उनके निडरतापूर्ण विचारों की बहुत सराहना की, और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अगर सर उठाकर जीना है तो माथे पर से गुलामी का कलंक मिटाना होगा, अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी पाना है तो हमें संगठित होना पड़ेगा, क्रांतिकारियों को हर संभव मदद करो, तभी देश की आज़ादी संभव है। बिल्कुल सही बात है। और वर्ष 1929 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और कोलकाता के कॉलेज में बेथ्यून कॉलेज में से एडमिशन ले लिया, और स्नातक की पढ़ाई के दौरान वे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ती रहीं। क्रांतिकारियों की जो जीवनी जब उन्होंने पढ़ी तो उससे बहुत प्रभावित हुई, और फिर समय निकालकर उन्होंने तैराकी सीखी, व्यायाम भी करती थी, ताकि अंग्रेज़ों से अगर हाथ दो हाथ करना पड़े तो उनका शरीर मजबूत रहे। तो तैयारी कुछ इस तरह से उन्होंने की, और आगे चलकर वीरांगना कल्पना दत्त जो है छात्र संघ से जुड़ गई, जहां पर उनकी मुलाकात बीना दास और प्रीतिलता वड्डेदार जैसी मशहूर क्रांतिकारियों से हुई। कल्पना दत्त इंडियन रिपब्लिक आर्मी में शामिल हुई। क्रांतिकारियों द्वारा चटगांव शस्त्रागार लूट को उन्होंने अंजाम दिया, उसमें कल्पना दत्त ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे क्रांतिकारियों को गोला बारूद पहुंचाने का काम करती रही। साथियों से उन्होंने बंदूक चलाना सीखा। वेश बदलकर क्रांतिकारियों को मदद करती थी, पर किसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। यही लगभग जानकारी हमारे बहुत सारे साथियों ने दी है। ये भी 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार लूट की घटना होते ही कल्पना दत्त कोलकाता से वापस चटगांव चली गई। क्रांतिकारी सूर्य सेन के दल में से संपर्क किया, और इन्होंने ये भी लिखा है कि इस बीच उन्होंने निशाना लगाने का भी अभ्यास किया। 1933 में कल्पना दत्त जी पुलिस से मुठभेड़ होने पर गिरफ्तार कर ली गई। बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयत्नों से ही वो जेल से बाहर आ पाई। अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए कल्पना दत्त को वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और जेल जाकर उनकी मुलाकात कई सारे नेताओं से हुई। उनके विचारों से वे बहुत प्रभावित हुई, और 1943 को पूरन चंद्र जोशी से उनका विवाह हुआ। ऐसी ही जानकारी देते हुए कुछ खास बात इन्होंने, हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि श्रोता है ये आज़ादी के गुमनाम सिपाही कल्पना दत्त लड़के के भेष में अंग्रेजों से सीधे लड़ने वाली जाबाज महिला क्रांतिकारी कल्पना जोशी भी एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता और सूर्य सेन के नेतृत्व वाले सशस्त्र स्वतंत्रता आंदोलन की सदस्य थीं। बाकी भी जो जानकारी हम दे रहे हैं वही हमारे और भी साथी सब लिख रहे हैं लगभग। और कल्पना दत्त के जीवन पर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम है डू एंड डाई, चटगांव विद्रोह। इस पर एक फिल्म भी बनी है, खेलेंगे हम जी जान से, हमारे साथियों ने देखी भी होगी। और 8 फरवरी 1995 को कल्पना दत्त नामक एक जांबाज निडर क्रांतिकारी का निधन हुआ। हम उन्हें याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
ब्रेक का समय हो गया, अब लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। बिल्कुल हाजिर हैं। और हमारे साथी जो हैं, कुछ आज का विषय कुछ ऐसा हो गया ना सोनाली बिटिया की, लगता है बार बार इस पर बात करें, मन भरता है लेकिन मतलब आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि ये विषय कुछ ऐसे हैं जिन पर बात करते ही जाएं और करते ही जाएं। एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया, तिरंगे में लिपटी उसकी घर पर आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी सी छा गई, तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, तुझे कसम है माँ रोना नहीं, तेरा बेटा तो तेरे दिल में कहीं है, बहना से कहना राखी पर याद न करे, कहना कि भाई बनकर अगली बार आऊँगा, तुझसे दूर जल्दी ना जाऊँगा, रक्षा देश की मैं दोबारा आऊँगा। रक्षा करने देश की मैं दोबारा आऊँगा। वाह क्या बात है। एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तो कुछ इस तरीके के जज्बात होते हैं। और लेकिन सचमुच हम लोग ना ऐसे जब ये बातें सुनते हैं तो सचमुच आंखें नम हो जाती हैं और मन जो है, दिल सिहर उठता है। सही बात है। लेकिन आज जो है हमारा कार्यक्रम कुछ और कह रहा है, व्यंजन विधि भी है, लेकिन अभी नहीं, रुक जाओ, तुम कागज कलम उठा रहे हैं हमारे साथी, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। पहले थोड़ी सी सावधानियों की बात कर ली जाए। व्यंजन बनाते समय क्या सावधानी रखें ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन हाँ घूमते समय क्या क्या ख्याल रखें इस बात पर जरूर बात करेंगे पहले, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है ना बुआ जी कि झमाझम बारिश हो रही है और मौसम इतना खूबसूरत है, तो हर कोई अपने घर से दूर पर्यटन स्थल पे जाते हैं। अरे नहीं, लेकिन अभी तो बहुत सारी जगहों पर पसीना ही बह रहा है, पता है। बहुत तकलीफ है हमारे साथी। लेकिन जब बारिश होगी तो जाहिर है कि आप भी जाएंगे, रुकने से रुकेंगे तो है नहीं। तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए, जैसे कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर कितनी बारिश है, कैसा मौसम है, उतार चढ़ाव कितना है, रास्ते कैसे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी जरूर रखिए। बहुत रखना जरूरी हो। साथ में अगर वाहन से जा रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि चलो अभी घर के लोग अभी तैयार नहीं हुए, या ये सामान नहीं रखा, वो सामान नहीं रखा, और ऐसे में क्या हो जाते हैं, हम देर हो जाती है, हमें देरी से घर से निकलते हैं और फिर जो स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ियों की, तो वो सबसे गलत बात है। तो टाइम से निकले और बिल्कुल गति का ध्यान रखें, क्योंकि हम जो है खुशियां मनाने जा रहे हैं वहां पर, तो घर पे आए तब भी हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हम खुशियों को साथ में लेके आए, ना कि कोई दुर्घटना हो जाए और फिर हम हमेशा के लिए दुखी हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे हमारे एक साथी ने भी सब अपने अपने ढंग से लिखा है, वस्तुतः पर्यटन स्थल के स्वरूप पर निर्भर करता है। हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमारे पर्यटन स्थल पहाड़ी, स्थलीय और जलज हुआ करते हैं। हमें सावधानियों को भी तदनुसार ही करने पड़ते हैं। लोग मैदानी पर्यटन स्थल को सावधानी से भरा नहीं मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल सावधानी तो जीवन के हर क्षेत्र में ही है, लेकिन ध्यान रहे कि पर्यटन स्थल पर सावधानी है तो विशेष सचेष्टता की आवश्यकता है, क्योंकि दुर्घटनाएं पल पल हमारे पास हैं। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक जाते समय स्टीमर में जल सुरक्षा के लिए पानी वाली जैकेट दिए गए, जबकि सामने ही स्मारक दिख रहा था, किंतु समुद्र की ऊंची लहरें हमारे स्टीमर को लीलने के लिए तैयार हो ऐसा लग रहा था। अतः स्थल विशेष पर तदनुसार सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही कि अक्सर ऐसे लगता है कि ये जैकेट हम क्यों पहने, सामने ही स्मारक है, या ऐसे बहुत छोटी छोटी जगहों पर जेट्टी जाती है या पानी के जहाज जाते हैं, तो जो भी सावधानी बताई जाए उसे पूरा बरतें। ऐसा ना सोचे कि अच्छा हमने केवल कंधे पर रख लिया, चलो कोई बात नहीं, है ना।
और बहुत बार जैसे इन्होंने बोला कि सामने स्मारक है, जब हम नौका चालन करते हैं, यानी नाव में बैठे हुए हैं, नौका विहार कर रहे हैं, उस वक्त भी जो लहरें हैं उनसे हम खेलने लगते हैं, उसमें हाथ डाल के, और हमारे देखा से कि बच्चे भी वैसे ही करते हैं। और फिर अगर कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि उस पानी में मगरमच्छ हो सकता है या कोई अन्य जीव जंतु भी हो सकते हैं, तो ये जो है हमारी जान में जोखिम डालकर हमें ऐसे कोई आनंद नहीं लुटाना है। तो उस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे भी हमारे देखा सीखी करते हैं कि उन्होंने किया तो हम क्यों ना करें। ये बात भी है। और उसके साथ साथ नाव की अगर बात करें, थोड़ी छोटी अगर नाव है, कोई आप नदी में विहार कर रहे हैं जैसे तुमने कहा, तो उसमें अगर गलती से केवल बच्चों को क्या, हम 2-3 बड़े, उसमें पूरा संतुलन रखना पड़ता है ना। अगर 4 जन है तो 2 इधर बैठाते हैं, 2 उधर बैठाते हैं, जो नौका चलाते हैं, आपको हिदायत देते हैं। लेकिन जब इस तरीके की बात आती है तो कहते हैं आओ तुम भी देख लो। तो हम अगर 4 बड़े भी हैं तो इस तरीके की गुस्ताखी कर लेते हैं, बेवकूफी कर जाते हैं कि 3 एक तरफ आ गए और पता लगा नाव पलट गई। तो बच्चों की तो बात है ही, बिना मगर के भी हम इस तरह से अगर मगर डगर मगर हो सकते हैं। और डगर मगर एक और बात से होते हुआ जी, सेल्फी। हाँ, ये तो सबसे बड़ा कारण है भाई कि चलो सेल्फी लेने सब एक तरफ आ गए, पूरे एक तरफ, अरे और जब सेल्फी की बात चलती है ना, सब इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि सब बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जो कैमरे के सामने आ जाते हैं। तो पानी कहता है आओ हमारे संग ले लो, हमारे संग समाधि ले लो। तो भैया क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ऐसे समाधि लें। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नाव की बात हो गई, पानी की बात हो गई। पानी में जब हम पानी में हों मतलब तब इन सब चीजों का ख्याल रखें। ऐसे ही हम पंछियों को जैसे खिलाने लगते हैं दाना, तब हम भूल जाते हैं कि हमारी जो नौका है उसका संतुलन बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ रहा है, हम ऊपर के दृश्य देखने लग जाते हैं ना। तो थोड़ा सा ख्याल रखें। और वैसे ही जब हम कभी जैसे ऊपर चढ़ते, पहाड़ी पर चढ़ते हैं, वहां पर कोई जीव जंतु दिख गए, सामने से नाग देवता दिख गए, तो उनके साथ में सेल्फी खींच रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी एकदम पास जाके, भाई वो प्राणी है, वो कुछ भी कर सकता है, वो आपको डंक मार सकता है, पर बिल्कुल तब इतने कि और लोगों को दिखाना है कि देखो मैं कितना निडर हूँ, मैंने कैसे सेल्फी ली है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखो एक बात ये भी है, कभी कभी डर लग रहा होता है तो इसलिए भी दिखाते हैं कि देखो हमने इसको देखा था। तो भाई आप जबान से बता देंगे, और अगर आप मतलब आपका विश्वास लोग करते हैं तो मान जाएंगे, और ना भी माने तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बताने के लिए बचे ही ना, केवल लोग फोटो ही देखें। तो ऐसी चीजें ना करें। ये बात बिल्कुल तुमने सही की। कोई भी ऐसी जीव जंतु हमें दिख जाता है तो वहां हम सेल्फी लेने लगते हैं। ऐसे ही पानी की बात आती है तो पानी में तैरना शुरू करते हैं। आप तैरिए जरूर, लेकिन वो नदी, वो तालाब आपका जाना समझा हो, या कोई और तैर रहा है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कहीं भी अनजान ऐसे पानी में कूद नहीं जाना चाहिए। आपको नहीं पता कि वहाँ कितना गहरा है, कौन से उसमें जीव जंतु हैं, है ना। तो ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और अनजान जगह पर भी अकेले ना जाए। कि नहीं तो क्या है कि बहुत हम बहादुर हैं भाई, आगे बढ़ रहे हैं, हम तो अकेले घूम सकते हैं, पर उस वक्त तो कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो इन सब बातों का हमें बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही जब भी खास तौर से, ये तो हमने नदी के बीच की बात कही या पानी में उसके बात हुई सेल्फी, लेकिन समंदर के किनारे भी अक्सर क्या बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बल्कि देखकर दिल घबराने लगता है। जिस तरीके के वीडियो आ रहे हैं, सिर्फ डरने के लिए नहीं है, उस पर कुछ अमल भी करिए। बिल्कुल भी जो दृश्य आप देखते हैं उसको जो है ना अपनी आंखों में बसाएं, ना कि आप उसको कैमरे में कैद करने की कोशिश करें, है ना। तो क्या गाना सुन ले? अच्छा, मतलब रुक के गाना? हाँ, लेकिन हाँ, रुक के गाना जरूर सुना जा सकता है भाई। बिल्कुल सही बात है। बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके
रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। हाँ, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है। प्यासा है दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है। इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। भाई गुल तो खिलते ही इसीलिए हैं कि बिखर जाते हैं वो बाद में। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी जिंदगी है वो यूं बिखरे ना, बल्कि संवर कर रहे। कहीं घूमने जा रहे हैं खुशी खुशी, तो खुशी खुशी आप वापस भी आए, है ना। तो बहुत सारी बातें हमारे साथी ने लिखा, जैसे कि पहले आरक्षण करवा लें, सब चीजें कर लें, वहाँ का सब मौसम पता कर लें। ये सारी बातें तो है ही, बिल्कुल सही बात है। कितना ठंडा है, कितना गर्म है, यही हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि संभावना मौसम के हिसाब से अनुकूल जगह का चुनाव करें और यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लें ताकि अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। यदि आपके साथ में कोई बुजुर्ग आदि हो तो उनकी सारी दवाइयाँ आदि घर से लेकर चलें। और इमरजेंसी वाली कोई भी जो दवा होती है, जैसे हल्का सा पेट में दर्द का है, थोड़ी सी कोई ऐसी मलहम आदि है, वो लेकर चलिए, है ना, ताकि कोई भी दिक्कत आए तो आप उस समय बहुत परेशान ना हो। जी, हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर आप प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति आपका सम्मान करेगी। मॉनसून के मौसम में नदी, समुद्र, झरने आदि के किनारे जाने से बचना चाहिए। अक्सर बांधों से पानी छोड़ने पर सूखी नदियों में अचानक पानी आ जाता है, निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता। ऐसी कई दुखद घटनाएं बारिश में सुनने को मिलती है। खराब मौसम की वजह से कई स्थानीय लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और हमें तो उस जगह के बारे में बिल्कुल भी अंदाज नहीं होता है। तो ऐसे एडवेंचर दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हमें सावधानी से ध्यान रखना है खुद का। और ऐसा होता है कि अक्सर कुछ स्थानीय लोग कुछ कहते हैं तो हम मानते नहीं, हमें लगता है अब हम घूमने आए तो बताओ हम कैसे छोड़ दें, ये तो रहते हैं, ये तो कभी भी ये सब कर लेंगे। तो ऐसा ना करें। यही बात हमारे एक साथी और भी लिख रहे हैं कि पर्यटन स्थल पर सावधानियों की बात। हम पर्यटन करने जाते हैं, वहाँ का प्रकृति का आनंद उठाने, कुछ ज्ञान प्राप्त करने, नई जगह जैसे हिल स्टेशन में रहने का आनंद उठाने के लिए, परंतु थोड़ी सी असावधानी से नई जगह पर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। नदी, तालाब, समुद्र में तैरना ना आना एक जोखिम है। फिर नई जगह पर खान पान की सावधानियां बरतनी चाहिए। अनजान व्यक्ति से परिचय न बढ़ाएं,
कीमती सामान, गहने आदि का दिखावा करके जान जोखिम में न डालें, खुशी और सही सलामत से घर वापस लौट आएं। देखो यही एक बात और याद आ रही है कि जैसे कि हम कहीं झरने आदि पे गए या कोई ऐसी जगह गए तो कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिख गया, तो उसमें भी हम कुछ कुछ खिलवाड़ करने लगते हैं, उसको भी बड़ी चुनौती लेकर करते हैं कि नहीं आज तो अपना ताज़ा शहद लेना है। तो ऐसे में कई लोगों को जान गंवाते देखा गया है, जान भी चली जाती गई है। और ये सोचेंगे कि अरे 2-4 मधुमक्खी काट लेगी तो क्या हो गया, या हम ऐसे चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन वो वाकई अपने जो कहते हैं ना कि एकता का वो सबूत देती हैं, परिचय देती हैं और एक साथ ऐसे दौड़ाती हैं सही मायनों में कि आप परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, सबके साथ अलग अलग ढंग से होती है ना। बस सावधानी में ही सुरक्षा है और खुशी खुशी जाए और खुशियां लेकर वापस आए, है ना। जी हाँ, और इस बात का भी ख्याल रखें कि जहाँ घूमने जा रहे हैं वहां पर कोई गंदगी ना फैलाएं। अपने साथ जो कचरा हमने किया है उसे साथ में रखकर अपने साथ लेकर आइए और फिर कूड़ेदान में डाल दीजिए, सही जगह उसका निस्तारण कर दीजिए, है ना। और जो बहुत अच्छे स्मारक बने होते हैं वहां पर कुछ से चौक से कलम से कुछ लिखे ना, कुछ खरोचे ना, कितना सहेजते हैं, कितना पुरातत्व विभाग उसे इतने अच्छे से सहेजता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है इसका जतन करें। क्योंकि आप जब खुद देखते हैं और कहीं इस तरीके का जब आप उसमें देखते हैं निशान तो खराब लगता है, उसकी सुंदरता पे कहीं ना कहीं बट्टा लगता है। तो आप ऐसा ना करें, और ना करें तो बहुत है, लेकिन कुछ करने की बात अब की जाए। जी बिल्कुल, तो भुट्टे की कचौरी बना ली जाए। हाँ बिल्कुल। तो हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है रेसिपी कि भुट्टे जितने लगे कि इसे कद्दूकस कर ले और कढ़ाई में तेल गर्म करे, हींग और जीरा डालकर हरी मिर्च डाले और अब इसमें जो कद्दूकस किया हुआ भुट्टा है उसे डालकर चलाएं। 2 टेबलस्पून बेसन डालें ताकि चिपके नहीं। मिश्रण को सोखने तक भुने। अब स्वाद अनुसार उसमें नमक और मिर्च डाल दे, थोड़ा काला नमक भी डाल दे, थोड़ी सी सौंफ और खड़ा धनिया दरदरा पीस कर मिला दे, 4-5 लौंग पीस कर मिला दे, बड़ा अच्छा स्वाद आता है। हरा धनिया चाहे तो डाल दे। अब ठंडा होने पर इसकी गोलियां बना ले, जितनी छोटी या बड़ी जिस आकार में आप चाहते हैं। फिर मैदे में मोयन डालकर 500 ग्राम मैदे में 100 ग्राम तेल का मोयन डालें और उसे रोटी जैसा गूंथ ले और ढककर रखें। आधा घंटे बाद रोटी जितना लोई बनाकर मिश्रण की गोली रखें और चारों ओर से उठाए और बंद करें और गोले बनाकर रखें और हथेली से दबाकर कढ़ाई में मध्यम आंच पर तलें। टाइम लगेगा और लेकिन खस्ता बनेगी। गर्मा गर्म हरी चटनी और इमली की चटनी, मीठी चटनी के साथ खाएं और खिलाएं। बरसात का मजा ले, लेकिन पेट का ख्याल रखें। ये जो सावधानी वाली बात थी ना, चेतावनी थी, वैधानिक चेतावनी, तो ये कोई नहीं सुनता है और सुनना भी नहीं चाहिए। भाई जब खाने निकले हैं तो फिर खा लो। ऐसी खस्ता कचौड़ी है जैसे ना कि मूंग की दाल वाली जैसे बनती है, तो उसके लिए ये है कि आप थोड़ा सा घी तेल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें पहले थोड़ा सा सौंफ डाल दीजिए और थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए, भून लीजिए उसको। लेकिन उससे पहले ये है कि आपको मूंग की दाल भिगो कर पीस लेनी है, अच्छा, थोड़ी दरबरी, और उसको आप अलग रख लीजिएगा। लेकिन पहले थोड़ा बेसन जब भुन जाएगा तब उसमें ये मूंग की दाल आप अच्छे से छान कर मतलब कम पानी में उसको आप भून लीजिए और उसको फिर आप इसमें डाल दीजिए बेसन में। फिर आप उसको खूब अच्छी तरह से भूनें और ऐसे दबा दबा कर, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि हाथ से जैसे दबा के मसलते हैं ना वैसे, ताकि उसमें फुटकी भी ना रहे और खूब अच्छे से मिल जाए। फिर उसमें आप थोड़ी सी कलौंजी या मंगरेला जिसको बोलते हैं वो, और थोड़ी सी चाहे तो मेथी डालिए दरबरी करके, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप उसको। हरी मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी लाल मिर्च डाल दें, सूखा धनिया पाउडर डाल दीजिए। सूखा धनिया पाउडर भी जो है वो थोड़ा पाउडर ना हो, दरबरा हो तो अच्छा। हाँ, और नमक डाल दीजिए। इसमें आप थोड़ा सा बहुत चुटकी भर सोडा डाल दीजिए खाने वाला। अच्छा। और इधर आप आटा में वैसे तो अगर बिल्कुल बाजार वाली बनानी है तो आप मैदे का प्रयोग करिए। फिर हम कहेंगे पेट का अपने ख्याल रखिएगा, है ना। तो इतनी टेस्टी बनेगी बुआ जी, तो कैसे ख्याल रखे फिर। तो मैं हम यही तो बता देना जरूरी है, बहुत छोटे छोटा हमने लिखा है इसको। अपने पेट का ख्याल रखिएगा। तो मैदे को थोड़ा सा मोयन डाल के पहले ही उसको आप मतलब मार के रख लीजिए, और बहुत उसको ना टाइट रखना है ना बहुत ढीला रखना है। और उसको क्या करना है कि मैदा जो होता है खासतौर से उसको खूब पटकना है, जैसे कपड़े नहीं पटकते हैं तो वैसे उसको थोड़ा सा लंबा खींचिए, फिर पटकिए। कम से कम 8-10 बार उसको कर देंगे तो उसमें जो जैसे परत बनती है ना, तो वैसी लेयर्स बन जाएंगी। तो उसके बाद उसको रख दीजिए और उसके बाद ऐसे ही बॉल बना के गोलियां और भर दीजिए इसमें, और हाथ से ही बस उसको दबा के भरिए। और बेलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। खस्ता कचौड़ी खस्ता होती है बस। तो उसके बाद क्या करेंगे, जिधर से हमने दबाया था मतलब उसको वहां वो तेल में जाना चाहिए पहले। अच्छा, हाँ, और डाल के छोड़ दीजिए और बहुत पहले धीमी धीमी आंच पे सेकिए, क्योंकि मोटा होगा मैदे का आपका जो लोई है और अंदर तक सिकेगा अच्छे से।
और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। फिर मीठी चटनी के साथ चाहे तो परसें, चाहे कुछ लोग इसमें आलू फोड़ के, आलू अच्छा भुना हुआ डाल के हरी चटनी डाल कर खाते हैं। तो फिर तो सजावट श्रृंगार सब अपने मन से करिए, अपनी पसंद से। बस जितना है पेट का ख्याल रखिए, पेट का ख्याल रखिए। अभी किसी के एक खाली दो खाली बस नहीं, अभी थोड़ा दाल चावल पेट तो एक से खराब भी होगा, 4 से भी होगा। तो अब इतनी मेहनत लगेगी बनाने में। तो फिर कल भी खा सकती है, तो कचौड़ियाँ ऐसे ना कि 8 दिन भी रह सकती है ना बुआ जी। हाँ ये बात तो है। तो नहीं, उसके लिए देखो ऐसा है कि बना के न रखें, बल्कि आप उसका जो भरावन है वो आप रख लीजिए और गरम गरम बनाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भर के उसे डब्बे में भर के फ्रीजर में डाल देते हैं, और फिर जब मेहमान आने वाले हैं या खुद को इच्छा हुई चलो आज कचौड़ी खाने का जी कर रहा है, तो उसको निकाल के डायरेक्ट तल के खा लेते हैं। नहीं भाई, लेकिन देखो स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर हम जरूर ये कहेंगे कि फिर भी जो ताजी बनी हुई चीज है वो अच्छी है। देखिए मैदा सानने में उतना समय नहीं लगता जितना भरावन बनाने में, और ये जो भरावन है ये आप डिब्बे में रख लीजिए, ये खराब नहीं होगा, और मैदा ताजा सानिए और तुरंत बनाइए। तो 50-50 हो जाएगा, मतलब 50-50 हो जाएगा। यानी सेहत का भी ध्यान रखते हैं और स्वाद का भी। सेहत बिगड़ेगी लेकिन 50%। अब गाना सुन लेते हैं। हाँ सही हो जाएगी। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, आज न जाने बात हुई क्या क्यों रूठे मुझसे, जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे, रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। वो बैठे हैं कुछ ऐसे शादी में दुल्हन जैसे, क्या बन के दुल्हा में जाऊं और उनकी मांग सजाऊं, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, जोड़ी सजे कैसे, रूठे रूठे हो, रूठे रूठे हाँ, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। क्या मुझसे हंसी है किताबें, या प्यार से दिल को थामे, मैं नैन मिलाना चाहूं पर नैन मिलाना पाऊं, सौतन चश्मा बीच में आए, सौतन चश्मा बीच में आए, नैन मिले कैसे, रूठे रूठे हो, रूठे रूठे हाँ, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, आज न जाने बात हुई क्या क्यों रूठे मुझसे, जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे, रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। फिर पिया को मनाना है तो अच्छे अच्छे रेसिपीज बना सकते बता हैं। देना। हाँ फिर पेट का ख्याल मत करिए, चलेगा। वैसे एक हमारे साथी लिख रहे हैं सोनाली बिटिया कि चौला फली की सब्जी बनाने की विधि पर आप बनाएं,
जी। हम्म। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये लग रहा है कि चौड़ा फली तो एक डिश होती है अपने आप में ना, पतली पतली पट्टी होती है, वो खूब कुरकुरी नाश्ते के सी। रूप में खाते ना, हाँ, तो खाकरा वो जैसे। सब्जी तो नहीं होती है। ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं क्या? ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। या फिर उसे, अब जैसे कोई घर में सब्जी नहीं है तो उसकी पट्टियों को शायद नहीं वो नहीं, काट के अभी ऐसा कुछ होगा। शायद नहीं करो। इन्होंने ये भी लिखा है कि ग्वार फली की सब्जी कैसे बनाएं जी, ये भी आप अच्छी तरह से जान लेवें जी। अच्छा। तो अब बताना चाह रहे हैं तो बता दीजिए कैसे बनती है। और गुजरात में भाई चौड़ा फली जो है वो वहीं पे मिलता है ज्यादातर ना, और बड़ा मजेदार होता है, खूब चटनी डाल के पानी जैसी, और उसको खाते हैं कुरकुरा कुरकुरा। बहुत अच्छा लगता बहुत है, उसके अच्छा। ऊपर का जो मसाला होता है वो भी बहुत हाँ, अच्छा लगता केवल मसाला डाल के भी हाँ। देते हैं। तो लेकिन फिलहाल आज हमारे जो है ना ट्रे में क्या है आज बनाने के लिए, क्या मीठा बता रही दलिया हैं? बनाएंगे। मीठा दलिया क्या जी, बात है। पौष्टिक की बात चलिए तो क्यों ना मीठा दलिया। ठीक है। तो दलिया 1 कटोरी, गुड़ 1 कटोरी, और गीला नारियल जो है आधा कटोरी कद्दूकस किया हुआ, हाँ। और आधा कटोरी घी, और सूखे मेवे, और 1 कटोरी दूध लेंगे। तो घी में दलिया को अच्छी तरह से भूनना है, बिल्कुल गुलाबी होने तक। हाँ। और फिर उसमें थोड़ा दूध डालेंगे और फिर थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से पका लेंगे। अब पक जाएगा, उसके बाद में उसमें यानी हम उंगली से दबाकर देख लेंगे कि पक गया है पक गया दलिया। कि नहीं, जैसे चावल देखते हैं वैसे वैसे ही। ही। हाँ। और फिर इसमें गुड़ डाल देंगे, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ गीला नारियल डाल देंगे और उसे थोड़ा ढक कर रख देंगे। फिर अच्छा। बाद में जब अच्छे से वो भाप से और अच्छे से पक जाएगा, फिर इसमें सूखे मेवे डाल देंगे, चाहे तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, और गरम गरम जो है मीठा दलिया परोस सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी डिश है। और 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 भी बहुत सारी डिशेस हैं। इंस्टेंट ढोकला बना सकते हैं। हाँ, इंस्टेंट ढोकला कैसे बनेगा? 1 कप सूजी और 1 कप पोहा और आधा कप बेसन। अच्छा। 1 कप सूजी, 1 कप पोहा और आधा कप बेसन, और इनको मिक्सी में से अच्छे से चला लेंगे। अब ये अच्छा। जैसे पाउडर जैसा हो गया तो उसमें आधा कटोरी दही डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के उसे एक ऐसा बैटर बना लेंगे, मिश्रण, बैटर हाँ, बना घोल लेंगे। बना लेंगे। हाँ। अब जब बनाना है बिल्कुल से भाप पे जब पकाना है, उस वक्त उसमें 1 चम्मच फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। अच्छा। नमक डालेंगे और इसे एक बर्तन, चिकनाई लगे बर्तन में डाल के इसे भाप पर 10 मिनट तक पका लेंगे। और उसके बाद में ठंडा होने के बाद उसके टुकड़े करेंगे और ऊपर से उस पे तड़का लगाएंगे। तड़के में तेल गरम करके उसमें राई, जीरा, करी पत्ता, हींग, हरी मिर्च डाल के और पूरा सा जो तड़का है उसके ऊपर डाल देंगे। फिर उसमें हरा धनिया डालकर सजाकर हरी चटनी के साथ सर्व कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है कि इस तरीके के ढोकले में सिर्फ राई का तड़का लगाते हैं, है ना? और जितना तेल हो उतना ही उसमें पानी भी मिला देते हैं, तो उसमें थोड़ी नमी सी आ जाती है। और थोड़ी सी शक्कर भी डालते हैं उसमें, ताकि हल्की सी जो है मिठास भी आ जाए। तो भाई मिठास भी आ गई, नमकीन भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो आप उसे सादा भी परस सकते हैं और चटनी भी बनाकर परस सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो इंस्टेंट ढोकला है ना, जैसे कि अभी तैयार नहीं है, भिगोया नहीं है, दाल चावल भिगोया नहीं है, तो अभी हमें क्या करना है, इच्छा तो हो रही है इंस्टेंट ढोकला बनाने की, तो इस तरह से बना सकते हैं। और ये इतने जल्दी बनता है ना बुआ जी, कि अब जैसे अभी मेहमान आने वाले हैं, तुरंत घर में पोहा और सूजी बेसन तो घर में रहता ही है। हाँ, अब ये तो पौष्टिक भी हो गया ना, तुमने कह दिया तो। पौष्टिक भी हो गया। अच्छा, इसको और पौष्टिक अगर बनाना है तो इसमें कद्दूकस करके आप गाजर भी डाल सकते हैं, या और भी चीजें, जो कुछ लोग दूधी भी डाल देते हैं, तो इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और एक सेहत की चीज भी आपके पास जाती है। कुछ लोग मकई के दाने भी डाल देते हैं उसमें। तो वो इतना अच्छा उसका टेस्ट आता है, क्योंकि मकई के दाने जो है जब मुंह में आते हैं, हाँ, तो क्रंची जैसा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो भाई ये घोल जो आपने बनाया, इससे आप अप्पम भी बना सकते हैं। अप्पम बनाकर एक एक छोटे छोटे बॉल जैसा बना सकते हैं, तो वो बच्चों को अच्छा लगेगा, है ना? अगर आपको वो नहीं चाहते हैं कि, तो अप्पम भी आपको पता ही है कि कैसे, उसका जो ट्रे आती है उसमें हर जो गड्ढा होता है उसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डालिए और उसमें थोड़ी थोड़ी राई डाल दीजिए, उसके बाद इसके घोल को डाल दीजिए, तो वो गोल गोल आप वो भी बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी, बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें हमने बता दी, बहुत सारी चीजें आपने भी बता दी, लेकिन अब इजाजत ले ली जाए तो आप सभी को सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।